हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपके जेई के एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। उम्मीद है आपके एडवांस के एग्जाम भी काफ़ी अच्छे हो। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस टेंशन। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने दो पार्ट पढ़े होंगे, एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, एक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है सरफेस टेंशन। ये भी हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है और एडवांस में भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन बेसिकली है क्या। देखो, सरफेस टेंशन का एक ऐसा फिनोमेना है जो हम लोग इसे हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी कई सारी जगह पर देखने को मिलता है और हमारे लिए कई सारी जगह पर ये यूजफुल भी होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी का बकेट है या एक पानी की सरफेस है, ठीक है। उस पानी की सरफेस पे अगर मैं एक नीडल रख दूं, नीडल का मतलब क्या होता है, एक सुई, आयरन वाली जो सुई होती है, नीडल होती है, उसे अगर रख दूं तो अगर मैं उसे बहुत स्लोली, मान लीजिए लिक्विड की सरफेस है, बहुत स्लोली अगर मैं इसे इसके ऊपर रखूं तो ये नीडल इस लिक्विड के अंदर डिप नहीं होती है। जबकि हमें पता है कि ये जो आयरन की नीडल है इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है इस लिक्विड की डेंसिटी से। और हमें पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन ये नीडल कई बार अंदर नहीं जाती है। तो इसका रीजन जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है सरफेस टेंशन से। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो लिक्विड की सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पर एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स इसके वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, और उस फोर्स को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब वो जो सरफेस टेंशन है वो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि सरफेस टेंशन क्या है, एक तरीके से उस लिक्विड की प्रॉपर्टी, उसी की बारे में यहाँ पे लिखा। देखो, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, जो लिक्विड रेस्ट पर है उसकी जो फ्री सरफेस है, बिहेव लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एक खींची हुई इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, जिससे क्या है वो अपने सरफेस एरिया को कर लेती है, मिनिमम कर लेती है। देखो यहाँ पे दो बड़ा है स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये कब होता है ध्यान से समझना, इसका भी मैं समझाता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि इसको बैलेंस कर रखा है तो कोई फोर्स होगा, कोई फोर्स होगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन ही बोलते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स अगर वो फोर्स उसको वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, उसकी तरह काम करता है। कैसे, देखिए आप लोग कभी स्विमिंग पूल वगैरह में स्विमिंग करने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको बोला जाता है कि आप जब स्विमिंग पूल के अंदर एंटर करते हो या जंप करते हो तो आपको क्या होता है, मिनिमम एरिया के साथ जंप करना है। अगर आप डायरेक्ट जंप कर जाते हो तो आपकी जो चेस्ट होती है या आपकी जो बॉडी होती है वहां पर रेड रेड निशान बन जाता है, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है वो सरफेस, आती बात समझ। तो वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही होती है। जो स्विमिंग पूल होती है, स्विमिंग पूल की जो सरफेस होती है वाटर की, वो किसकी तरह काम कर रही होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। क्योंकि जब आप उसके ऊपर गिर रहे हो तो आप उस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को कम करने के लिए हम क्या चाहते हैं, जब उसके अंदर जंप करें तो मिनिमम एरिया के साथ या मिनिमम जगह पर हम उसके अंदर एंटर करें, हम उसके सरफेस एरिया को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जितना ज्यादा हम एरिया को डिस्टर्ब करेंगे उसके को, उतना ज्यादा हमारी बॉडी पर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। तो हमसे ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम उस स्विमिंग पूल के अंदर जंप करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर वे में ही क्या करें, एंटर करें, जिससे क्या हो, हमारी बॉडी के ऊपर कम से कम फोर्स अप्लाई हो, हमारी बॉडी के ऊपर जो रेड रेड हॉट स्पॉट बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, वो ना बने। दूसरा इसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन तो हो गया, कॉन्टैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया। इस चीज के बारे में समझते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच्ड है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, अब वो सरफेस जो है, अपर वाली सरफेस, वो अपने आप को क्या करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, या अपने आप को सिकुड़ना चाहती है। इसका आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा, जब हम वाटर की नल से वाटर को टैप वाटर से चालू करते हैं तो जो पानी नीचे गिरता है वो धीरे धीरे नीचे नीचे आता जाता है, कि उसका अब जो शेप है वो ऐसे होता जाता है। आपने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जैसा पहुंच के इतना बड़ा यहाँ से निकलता है, फिर वो धीरे धीरे नैरो होता जाता है। और अगर मैं किसी ड्रॉप की बात करूं तो जब मैं ड्रॉप को ऊपर से नीचे गिराता हूं तो वो भी क्या करती है, अपनी शेप को कैसी बना लेती है, स्पेरिकल बना लेती है। कैसी बना लेती है, स्पेरिकल बना लेती है। क्यों स्पेरिकल बनाती है, क्योंकि हमें पता है गिवन वॉल्यूम के लिए स्पेरिकल जो सरफेस होती है उसकी
जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होता है, इसलिए वाटर से जब कोई भी ड्रॉप हम गिराते हैं तो स्पेरिकल फॉर्म में आ जाती है, इसी वजह से वो स्पेरिकल फॉर्म में आती है, क्योंकि वो अपना एरिया क्या करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। ये किसकी वजह से, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये दोनों चीजें क्यों होती है, स्ट्रेस मेम्ब्रेन भी क्यों दिखाई देती है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, इस चीज को समझिएगा आप लोग। क्योंकि अगर मैं कंटेनर की बात करूं, इसके अंदर हमने एक वाटर फिलअप किया हुआ है, क्या किया हुआ, वाटर फिलअप किया हुआ है। अब इस वाटर के अंदर कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, अगर मैं यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इस वाले मॉलिक्यूल्स को इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हर तरफ इसके ऊपर इक्वल फोर्स लग रहा होता है। अगर इस पर हर तरफ इक्वल फोर्स लगेगा तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, यानी कि इस पर नेट फोर्स क्या जीरो है। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो ओपन सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, यहाँ पर अगर किसी मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसको इधर वाले पार्टिकल्स खींच रहे होंगे, इधर वाले पार्टिकल्स खींच रहे होंगे, इधर वाले, तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट फोर्स होगा। देखो इस पे इस तरफ से फोर्स आ रहा है, इस तरफ से फोर्स, तो इन सब का जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड आएगा, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल्स पे डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, यानी कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, जबकि इस पे क्या रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। ऐसे एक मॉलिक्यूल से सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो हर सरफेस पे क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड एक नेट फोर्स लग रहा होगा, जिससे वो अपने आप को क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ खींचा हुआ फील कर रहा होगा। इसकी वजह से ये जो फ्री सरफेस है वो अपने आप को एक स्ट्रेस बना लेती है, किसे बनाती है, स्ट्रेस मेम्ब्रेन बना लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास नेट फोर्स होता है और किस डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पूरी की पूरी सरफेस अपने आप को एक स्ट्रेस फॉर्म में बना लेती है, क्या बना लेती है, स्ट्रेस मेम्ब्रेन बना लेती है। ठीक है, अब टेंडिंग टू कॉन्टेक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस। अब मिनिमम सरफेस एरिया क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो हर एक जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो अपने आप को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा। इस वजह से वो क्या होना चाहती है, मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहती है। ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी, यानी कि जो सरफेस टेंशन है वो ये जो फ्री सरफेस है, लिक्विड के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं, ये जो फ्री सरफेस है उस सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, फ्री सरफेस। ठीक है, और अपने एरिया को कांटेक्ट करना चाहती है, इसी वजह से जो ड्रॉप वगैरह अपनी शेप लेती है स्फेरिकल, उसका रीजन भी यही है। ठीक है, अब इसमें जो सरफेस टेंशन यानी कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उसको भी समझते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सरफेस टेंशन इज अ फोर्स ऑफ पुल नेचर। जो सरफेस टेंशन है वो अट्रैक्शन नेचर का फोर्स है, पुल नेचर का, एंड इट ऑल्सो एक्शन रिएक्शन फोर्स। और ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल्स को इसके पास वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे, तो इसके पास वाले मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल भी तो खींच रहा होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इसे एक्शन रिएक्शन बोला गया। एंड इट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस, और ये कैसे लगता है, सरफेस के टेंजेंशियली लगता है, यानी कि अलोंग द सरफेस लगता है। देखो कैसे लगता है, समझाता हूं इस चीज को मैं, कि जो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन दी गई वो कैसे डिफाइन किया गया। देखो मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, लिक्विड से भरा हुआ है और इसकी फ्री सरफेस एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा इसका टॉप व्यू, ऐसा तो दिखाई देगा इसका टॉप व्यू, इस कंटेनर का टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कैसे डिफाइन की गई उसे समझते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अगर मैं ये सरफेस है ये टॉप से देखता हूं, तो अगर मैं इस सरफेस पे एक लाइन देता हूं, एक ऐसे एक इमेजनरी लाइन है, क्या है कि इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन। अब आप सोचो अगर ये इमेजनरी लाइन है तो ये तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, इस वाले के ऊपर इस तरफ जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगना चाहिए, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। ये इमेजनरी लाइन मैंने ली है किसके ऊपर, इस फ्री सरफेस के ऊपर, तो इस पे इधर भी जितना फोर्स है उधर भी उतना फोर्स है। और मान लेते हैं कि इस इमेजनरी लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ हमसे बोला गया L है। कितनी है वो लेंथ हमारे पास, L है। कितनी है वो लेंथ, L है। इस तरफ भी फोर्स F है, इस तरफ भी फोर्स F है और लेंथ L है। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया कि इस इमेजनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पर
लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और देखो ये फोर्स क्या लग रहा है, इस सरफेस के अलोंग लग रहा है, इसीलिए मैंने क्या बोला, इट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के अलोंग लगता है। डिफाइन ऐसे ही किया गया है बच्चों डेफिनेशन को, कि जो इमेजिनरी लाइन है उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है और इस लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली, समझ लो, यानी कि ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसके जो परपेंडिकुलर है इस इमेजिनरी लाइन की क्या है फोर्स, ये इमेजिनरी लाइन है मान लेते हैं, इसके ये फोर्स क्या परपेंडिकुलर है, फोर्स तो परपेंडिकुलर है, फ्री सरफेस के लिए लिक्विड वाली है, तो इस सरफेस के अलोंग लग रहा है, अलोंग मतलब उसके टेंजेंशियली लग रहा है। क्या बात समझ में आती है? तो इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे दिखाया गया, डेफिनेशन को सरफेस टेंशन, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस, यानी कि ये जो लाइन है इसके यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो T इज इक्वल टू F/A, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर। तो अगर ये सरफेस टेंशन है तो पर यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू एल, यानी कि इस सरफेस टेंशन की वजह से किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू TL होगा। क्या बात समझ आती, होना भी चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये तो समझ आ गया होगा कि जो सरफेस टेंशन है वह फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है। क्या वो एक फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जो उसकी फ्री सरफेस होती है वो एक स्ट्रेस फॉर्म में होती है और वो अपने सरफेस को क्या करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा। आप ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ से भी, क्योंकि देखो इस पे रिजल्टेंट फोर्स है, उस पर नेट फोर्स 0 है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये कम स्टेबल होते हैं। तो ये अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है और ये अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहते हैं, तभी तो स्टेबल होगा। और मिनिमम करना चाहते हैं तो ये अपने आप को किस फॉर्म में रखते हैं, स्ट्रेस फॉर्म पे रखते हैं। अपने आप को क्या करना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पे सरफेस टेंशन को ऐसे डिफाइन किया गया। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, इसको शायद आपको समझ में आए। ये चीज समझ में आती है आप लोगों को, डेफिनेशन से ये बन के आता है। तो देखिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसे रफ करता हूं मैं। देखो देखना, तो इस चीज को कैसे समझा सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई सरफेस है, जैसा मैंने समझा था आपको इनिशियल में, एक नीडल रख देता हूं मैं इस सरफेस के ऊपर, कहता हूँ नीडल। तो नीडल क्या होती है, उस लिक्विड के अंदर डूबती नहीं है, उस सरफेस के अंदर नहीं जाती। वो कैसे होता है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। थोड़ा समझना, मान लेते हैं कि ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, इस पे एक नीडल रखी हुई है, नीडल रखी हुई अंदर की तरफ। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास लिक्विड की सरफेस है, नीडल कैसे रखी, इसमें ऐसे अंदर की तरफ रखी हुई। ये लिक्विड की सरफेस ऐसे नीडल रखी हुई है, ये यहाँ पे एक छोटी सी नीडल रखी हुई जिसका मास m है और लेंथ l है। समझ में आ रहा है, नीडल कैसे रखी, अंदर की तरफ रखी, अंदर जाती है, मतलब ऐसे रखी हुई। आपको फ्रंट से दिखाई देगा तो सिर्फ यही दिखाई देगा इस नीडल के ऊपर, और वो डूब नहीं रही है। अगर ये डूब नहीं रही है तो ध्यान समझना, जब मैं इसको जूम करके बताऊंगा आपको, क्या करेंगे, जूम करके, तो क्या अरेंजमेंट होगा हमारे पास, ध्यान समझना। जब मैं उसे जूम करके बताऊंगा तो नीडल हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये ऐसे, ठीक है। ये अगर ऐसे होगी तो यहाँ पे जो सरफेस है, लिक्विड की सरफेस, ये भी कुछ टिल्ट हो चुकी होगी, कुछ टिल्ट हो चुकी होगी। किस तरीके से समझना, ऐसे कुछ टिल्ट हो चुकी होगी। अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो टिल्ट हो चुकी होगी। तो अब देखो, इसका वेट तो होगा इसे, इस नीडल का कितना होगा, mg होगा, क्लियर। तो अब अभी हमने सीखा कि ये जो फोर्स लगता है, ये जो ओपन सरफेस है, जो इमेजिनरी सरफेस, सॉरी यार, ये ओपन सरफेस है,
ओपन सरफेस पे हमने जो इमेजिनरी लाइन ली है उस लाइन के परपेंडिकुलर लगता है। क्या बात समझ में आती है? तो अभी जब यहाँ पे टिल्ट हो गया तो हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो थीटा एंगल बनाता है। क्लियर? अब आप ध्यान समझना, तो ये उसके अंदर ऐसे रखी हुई है, ये लिक्विड की सरफेस है, ये ट्यूब ऐसे रखी हुई। तो अगर आप ध्यान समझोगे तो ये वाली जो कोर है, ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी नीडल की लाइन है। ये पूरी की पूरी लाइन किसके कांटेक्ट में होगी? फ्री सरफेस के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में होगी? फ्री सरफेस के। तो यहाँ पे एक कांटेक्ट, अगर आप इसको मैं ऐसे बताऊं तो ये पूरी कांटेक्ट में, ये पूरी कांटेक्ट में। तो यहां से लेके यहां तक ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है। तो इस पूरी के ऊपर एक सरफेस टेंशन लगेगा। किसके ऊपर? इसके ऊपर। अब अगर ये एकदम फ्लैट होती, सीधी होती, तो वो फोर्स ऐसा है। अगर इस ऐसी कैसे सीधी होती तो फोर्स कैसे लग जाता? ऐसे, और इस पे ऐसे लग जाता। अगर ये फोर्स ऐसे और ये फोर्स ऐसे हो जाता तो ये वेट कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता था। इसीलिए इस सरफेस को स्लाइटली टिल्ट होना पड़ता है। जब ये सरफेस स्लाइटली टिल्ट होगी तो अब आप सोचो, जो ये लेंथ आ रही है पूरी की पूरी इमेजिनरी लेंथ, वो भी क्या हो चुकी? कुछ टिल्ट हो चुकी, कुछ टिल्ट हो चुकी। तो जो फोर्स लगेगा उस सरफेस के अलोंग वो ऐसे होगा, कुछ तिरछा ऐसे। अगर ऐसे कुछ तिरछा होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा। क्या बात समझ में आती? और ये कहां तक लगा रहा होगा? ये इसके अंदर लेंथ तक लग रहा होगा। और उस फोर्स को अभी हमने सीखा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? T इंटू एल। तो इतना लग रहा होगा। उसी तरीके से इस वाली सरफेस पे भी ऐसे ही लग रहा होगा, T इंटू एल। ये एंगल पे क्यों लगा? समय, क्योंकि ये सरफेस यहां पे से कुछ तिरछी हो चुकी है, तो उसके अलोंग टेंजेंशियली क्या होगा? ऐसे होगा, और इसके टेंजेंशियली ये होगा। तो अब अगर आप ये एंगल थीटा, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट लेना चाहूं तो एक इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा नहीं आएगा? उसी तरीके से इसका भी कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो आप खुद सोचिए, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? TL साइन थीटा, और ये भी TL साइन थीटा। अब अगर इस नीडल के वेट को बैलेंस होना है तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं वही इसको बैलेंस करेगी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 2TL साइन थीटा इज इक्वल टू mg। और ये थीटा क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। थीटा इज वेरी स्मॉल। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2TL थीटा इज इक्वल टू mg। तो इस वजह से वो नीडल उसके ऊपर रुक जाती है बच्चों। आई होप आप लोगों को बात समझ में आएगी कि सरफेस टेंशन क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया गया है। अगर मैं किसी लेंथ पर मुझे जो फोर्स लग रहा है उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स मिलेगा। क्योंकि फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द सरफेस होती है और इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी वजह से यहाँ पे कुछ टिल्ट हो जाती है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है बच्चों, ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल है, समझना। हमारे पास एक फ्रेम है। क्या है? मानते एक फ्रेम है। इस फ्रेम के अंदर हमने एक वायर लगा रखा है जो मूवेबल है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस पूरे के पूरे फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया या वाटर वाले सॉल्यूशन में डिप कर दिया मानते हैं। तो उस पूरे में क्या आ चुका होगा? वाटर आ चुका होगा। तो आप खुद सोचिए कि ये वाटर का ये फ्री सरफेस है और ये फ्री सरफेस इस लेंथ L की क्या है? कांटेक्ट में। तो अभी हमने सीखा था कि जो फ्री सरफेस होती है यहां पर, उन सब के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होता है अंदर की तरफ। तो ये पूरा का पूरा लिक्विड, ये जो रोड है, इसको कहां खींचने की कोशिश करेगा? अंदर की तरफ, इस तरफ। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, वो लिक्विड की टेंजेंशियल के अलोंग ही होगा नहीं होगा? तो ये फोर्स यहाँ पे जो आएगा वो किसके बराबर होगा? T इंटू एल के, इसकी सरफेस टेंशन इंटू एल। और अगर ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है तो ध्यान रखना, जब भी सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है तो जिस तरीके से यहाँ पे दो लाइंस बनी, एक लाइन इस तरफ बनी और एक लाइन इस तरफ बनी है, उसी तरीके से अगर ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है तो इस वायर के भी दो लाइनें बनेगी, एक लाइन फ्रंट में और एक लाइन उसके पीछे की तरफ। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 2TL, यानी कि दो लाइनें बन रही होगी, एक TL वाली और ये भी TL वाली। दो लाइनें क्यों बनी समय? जैसे कि ये वायर है, मान लेते हैं ये वायर, तो एक लाइन इस तरफ बन रही होगी और एक लाइन इस तरफ बन रही होगी। अगर आप ऐसे समझो तो एक लाइन इस तरफ, एक लाइन इस तरफ। लेकिन अगर वाटर सरफेस होती तो हम एक ही लाइन मान के चलते हैं, और सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है तो कितनी लाइन मान के चलते हैं? दो, यानी कि दो सरफेस बन रही है। क्लियर है इतना? तो ये से आपको पता होना चाहिए। और भी देखिए एग्जांपल्स। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, मान लेते हैं एक डिस्क है।
ये ऐसे, ये डिस्क है, ये पानी में रखी हुई, किसमें रखी हुई, पानी में रखी हुई, तो इसका मास m है, ये डिस्क का मास कितना m है और रेडियस r पानी में रखी हुई, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे पानी में रखी। अब इसको हमने एक फोर्स लगा के हम इसे ऊपर उठाना चाहते हैं, पानी में रखिए, इसे ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जब हम इसे ऊपर उठाना चाहेंगे तो ऐसी कुछ शेप बनेगी इसकी लिक्विड की, ऐसे सरफेस, अगर आप समझ सको तो बनेगी चारों तरफ, और इसका वेट कहां लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। आप खुद सोचो, ऐसे लिक्विड की सरफेस जब आप किसी चीज को उठाते हो ना तो उसके साथ कुछ पानी भी आता है, तो ऐसी शेप बन जाएगी उसकी, ऐसे। तो अब आप सोचो इस पूरे गोल वाले राउंड वाले सरफेस पर भी क्या लग रहा होगा, वाटर होगा इस पूरी सरफेस पे, पूरी जगह पानी है ना, तो इस पूरे राउंड पे भी क्या होगा, वाटर होगा, वाटर होगा, तो वही क्या बन जाएगा आपके पास, फ्री सरफेस, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो जब फ्री सरफेस बना हुआ है तो इस पूरी सरफेस के ऊपर भी एक सरफेस टेंशन लग रहा होगा, उस सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स किधर लगता है, अलोंग द लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड का अंदर की तरफ है, तो लिक्विड की सरफेस भी कहां होगी, अंदर की तरफ, तो इस पूरे पे एक फोर्स लगता है T इंटू 2πr, पूरी राउंड शेप पे इतना फोर्स लग रहा होगा। तो ये उठाने के लिए हमें mg लगाना होगा या mg से ज्यादा फोर्स लगाना होगा, mg प्लस T इंटू 2πr। तो आपने इसीलिए देखा होगा जब कोई हम बाथरूम वगैरह में नहा रहे होते हैं तो साबुन वगैरह कुछ गिर जाता है, तो जब हम उसे ऊपर उठा रहे होते हैं ना तो साबुन के वेट के बराबर ही हमें ऊपर नहीं उठाना पड़ता, उससे कुछ ज्यादा उठाना पड़ता है, इसलिए कई बार वो हमसे उठता नहीं है, क्लियर है, तो कुछ ज्यादा फोर्स रखना पड़ता है। इसे भी मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो इसे भी हटाता हूं। आप लोगों को डायरेक्शन तो पता चली गई हो कि हमेशा क्या होता है, इस लिक्विड की इसकी डायरेक्शन की होती है सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है अलोंग द लिक्विड सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी सरफेस। ये समझ में आ गया। एक और बनाते हैं इसके लिए, एक दो मिनट छोड़ देखते हैं। देखो मान लेते हैं मैंने डिस्क ली, डिस्क की जगह पर हमने मान लेते हैं एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट भी हो सकती है। मान लेते हैं स्क्वायर प्लेट है और इसकी हर एक लेंथ L है, इसका मास भी M है, ये पूरी की पूरी पानी के अंदर डिप है। क्या है, पानी के अंदर डिप है, हम इसको उठाना चाहते हैं, पूरी की पूरी को एक साथ उठाना चाहते हैं, F फोर्स लगा के। तो मैं कितना फोर्स लगाना, तो जब हम इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से समझना, ऐसे इस पूरे में क्या होगा, लिक्विड होगा, समझ रहे हो ना, ये लिक्विड में ही रखी हुई है, लिक्विड में से ही मुझे ये लिक्विड की सरफेस है, इस पे रखी हुई प्लेट और मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूं। तो जब उठाऊंगा तो लिक्विड इसके साथ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। तो देखो अब इसका एक उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका वेट तो होगा ही सही mg नीचे की तरफ, साथ में अब ये जो स्क्वायर प्लेट है यहां पर भी तो क्या जनरेट हो चुकी है, एक सरफेस बन चुकी है, देखो ऐसा वाली, इधर एक पीछे और एक इस तरफ, बनी या नहीं बनी। तो उसकी वजह से भी सरफेस, फ्री सरफेस बनेगी, उस फ्री सरफेस की वजह से एक सरफेस टेंशन लगेगा और उस सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा। तो इस वाली लेंथ पे कितना लगेगा, T इंटू L, इस वाली लेंथ पे भी कितना लगेगा, T इंटू L, इस पे भी कितना लगेगा, T इंटू L, और इस पे भी कितना लगेगा। तो ऐसे पूरा टोटल फोर्स कितना लगेगा हर एक लेंथ पे, 4। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो टोटल कितना लगना पड़ेगा, mg प्लस 4 Tf। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग के लिए भी ले सकते हो आप लोग। देखो ऐसे कुछ रिंग लेते हैं, इसकी रेडियस अलग अलग है, मान लेते हैं एक ये है, एक ये है, मान लेते हैं अंदर वाले की रेडियस मान लेते हैं R1 और बाहर वाले की रेडियस R2। इस पूरे को हम लोग उठाना चाहते हैं, कोई फोर्स F लगा, इसका मास वापस M है। तो जब इसको उठाने की कोशिश करोगे तो mg तो नीचे लगेगा, एक सरफेस ऐसे बनेगी, ऐसे समझ लो, ये तिरछे में
इस पूरे में क्या हमारे पास और लिक्विड है, वाटर। तो एक सरफेस टेंशन तो इस बाहर वाली सरफेस पे लगेगा, T इंटू 2 पाई R2, और एक इस अंदर वाली पे भी लगेगा T इंटू 2 पाई R, लगेगा नहीं लगेगा। तो ये जो F है वो F इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, mg प्लस T इंटू 2 पाई R1 प्लस T इंटू 2 पाई R2। इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए। क्या बात समझ में आती है? एक और देखिए, आप निडल वाला भी देख लेते हैं हम लोग, इसे रफ करता हूं। देखिए यहां पे समझो आपस से, मान लेते हैं हमारे पास एक निडल रखी हुई है इस निडल की थिकनेस को मैं नेग्लेक्ट मान के चलूंगा, यानी कि मोटाई इसकी बहुत कम है, इसको उठाना चाहता हूं मैं एक फोर्स F लगा के ऐसे, और एक किसमें रखी हुई, पूरी की पूरी लिक्विड में रखी हुई ऐसे, ऐसे लिक्विड में रखी हुई। इसका मास m है और लेंथ l है। अगर मास m है और लेंथ l है तो इसका वेट कहां लग रहा होगा, यहां पर लग रहा होगा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी, इस पूरी लेंथ पे एक T इंटू एल भी लग रहा होगा। क्या बात समझ में आती है? क्लियर? तो एक सरफेस इस तरफ होगी और एक इसके दूसरी तरफ भी होगी, दो मान सकता हूं मैं। और अगर मैं इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट मानूं तो मान लेते हैं कि एक ही सरफेस है, बहुत ही बारीक है, तो एक ही सरफेस होगा, बॉटम वाली होगी। कौन सी वाली होगी? बॉटम वाली। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, F इज इक्वल टू mg प्लस T इंटू एल। इतना फोर्स लगा रहा हूं। अब सपोज कीजिए ये जो नीडल है वो थोड़ी थिकनेस वाली है, तो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे मान लेते हैं। तो यहां पर जो लिक्विड होगा बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने गलत कर दिया। ऐसे समझ पा रहे हो आप लोग? यानी कि ऐसे पूरा का पूरा इसके अंदर लिक्विड भी होगा ऐसे ऐसे। ये दो सरफेस क्यों बनाए समझ में आप लोगों को? एक जो वाटर कनेक्टेड होगा, समझ पा रहे हो? दो सरफेस को बनाए, एक क्या होगी, पीछे वाली सरफेस होगी और एक आगे वाली सरफेस होगी। मान लेते हैं जो रोड है या जो सिलेंडर है उसका मास m है, लेंथ l है और रेडियस r है। यानी कि ये जो रेडियस है यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये 2r के बराबर होगी, ठीक है। ये भी कितना होगा, 2r के बराबर होगा, और ये लेंथ कितनी है, l के बराबर होगी। तो इसे उठाना है तो इसका एक तो वेट लग रहा होगा mg, एक इस देखो ये जो मोटी है तो इस मोटी पे क्या दो लाइनें बनेगी, एक तो इस तरफ बनेगी और एक इसके पीछे की तरफ बनेगी। अगर आप इधर से देखोगे तो एक ये वाली लाइन होगी और एक ये वाली लाइन होगी, साथ के साथ ये वाली लाइन भी होगी इसमें, ये डायमीटर वाली होगी। तो देखो कितना फोर्स लग रहा होगा, एक इस वाली पे लग रहा होगा T इंटू एल, और एक के अंदर वाली पे लग रहा होगा T इंटू एल, और एक इस वाली पे भी लग रहा होगा कितना, T इंटू 2r, क्योंकि डायमीटर इस पे भी उतना ही लग रहा होगा T इंटू 2r। तो देखो टोटल जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू mg प्लस 2TL प्लस 2 इंटू T इंटू 2r। इतना फोर्स आप लोगों को लगाना पड़े। क्या बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसे रफ करता हूं बच्चों में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको बच्चों, अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए हम 2 सरफेस लेते हैं, और लिक्विड सरफेस होगी तो 1 सरफेस लेते हैं। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। रखना मत आप लोग, तो सरफेस अगर 2 है तो 2 बार T इंटू टी एल लेना है, और सरफेस अगर 1 बनती है तो 1 ही बार T इंटू एल लेना है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन की वजह से कितना वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, वो हमें पढ़ना है नेक्स्ट। वर्क डन बाय सरफेस टेंशन। तो आसान है बच्चों, बहुत ही। अब मैं यहां पे क्या लग रहा है, सॉफ्ट सॉल्यूशन लेता हूं। एक फ्रेम है हमारे पास, और यहां पे एक वायर लगा हुआ है जो मूवेबल है, ठीक है। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो इस पूरे में क्या होगा, सॉल्यूशन भर जाएगा। अब अगर मैं इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस करता हूं वायर को, किसको, वायर को, इस वायर को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं, इस वायर को डिस्प्लेस करता हूं क्या करके, फोर्स लगा के F, मानते जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वो डेल्टा एक्स हुआ, ठीक है। डिस्प्लेस करता हूं, अब मुझे पता है कि इसको फोर्स लगा के ही मैं आगे ला सकता हूं। क्यों, क्योंकि इस वायर के ऊपर यहां पे जो सॉफ्ट सॉल्यूशन की वजह से जो सरफेस बनी, उस सरफेस की वजह से फोर्स लगना स्टार्ट हो चुका है इस तरफ, कितना, T इंटू एल। अब यहां पे सरफेस कितनी बनी है, 2 बनी है, तो 2 जगह लगाना पड़ेगा। 2 क्यों बनी, समझ में आया। जैसे कि ये वायर है तो एक इसके इस तरफ लगा हुआ और एक इसके इस तरफ लगा हुआ, दोनों लगा हुआ। ये दोनों इसको खींच के अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको कुछ बाहर लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। तो यहाँ पे बहुत स्लोली प्रोसेस चल रहा है, बहुत स्लो है। तो ये F किसके बराबर होगा, T इंटू 2L के। तो यहाँ पे मैं F इजिकल टू लिख सकता हूं, ये फोर्स मिल गया। तो जो वर्क डन होगा हमारे पास, वर्क डन क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, F की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2TL इंटू डेल्टा एक्स होगा, क्लियर। तो यहां पे से मैं कर सकता हूं T इंटू 2L डेल्टा एक्स। देखो ये उसके एरिया में चेंज आ गया। देखो 2L का मतलब सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे एक सरफेस एरिया के दो एरिया हो गए, एक ऊपर वाला और एक उसके अंदर वाला, 2 सरफेस एरिया बनेंगे ऐसे। तो एक सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू डेल्टा एक्स, और इस वाले का भी कितना हो जाएगा, L इंटू डेल्टा एक्स। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2L इंटू डेल्टा एक्स। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन एरिया, तो T इंटू डेल्टा ए। ये क्या रहता है, वर्क डन रहता है। और ये जो वर्क डन होता है वही इस सरफेस की सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। क्योंकि हमने ऐसे खींचा तो उसकी सरफेस एनर्जी क्या हो चुकी, बढ़ चुकी है। तो हमने जो काम किया है वो उसकी सरफेस एनर्जी में जा चुका है, क्लियर है ना। क्योंकि इसकी सरफेस पहले इतनी सी थी, अब बड़ी हो चुकी होगी। अगर सरफेस बढ़ चुकी है तो उसके पास सरफेस एनर्जी भी क्या हो चुकी होगी, ज्यादा। क्योंकि हमने सीखा जो फ्री सरफेस है उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू T डेल्टा ए। तो यहां से एक और इसकी डेफिनेशन बन के आती है सरफेस टेंशन की, T इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। क्या बात समझ में आता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। मैं लिख सकता हूं यहां पे डेफिनेशन, सरफेस टेंशन की, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो ध्यान से हमारा बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहां पे क्या चीज, 2 चीजें आई थी, F इजिकल टू आया था T इंटू एल। एक और चीज देखो, अगर मैं वर्क डन लिखूं तो T इंटू डेल्टा है। अगर कोई मुझसे सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स पूछे तो सरफेस टेंशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेंथ से, तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। और अगर मुझे सरफेस टेंशन की वजह से होने वाला वर्क पूछे तो सरफेस टेंशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, चेंज इन एरिया से। तो वही क्या मिल जाएगा मुझे, वर्क डन। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे सरफेस टेंशन को तो फोर्स मिलेगा, चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन मिलेगा। इसके ऊपर एग्जांपल्स देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं।
बच्चों में? इस पे सबसे सिंपल जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो ऐसा पूछा जाता है आपसे कई बार, फाइंड आउट वर्क डन टू कन्वर्ट अ ड्रॉप फ्रॉम रेडियस R1 टू R2। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि हमारे पास एक ड्रॉप थी जिसकी रेडियस R1 थी, बाद में हमने इसकी रेडियस को बढ़ा दिया और बढ़ा के कितना कर दिया, R2 कर दिया, तो सरफेस टेंशन की वजह से कितना वर्क होगा कर सकते हैं। देखो पहले रेडियस कितनी थी, R1 थी, बाद में कितनी होगी, R2 होगी, ड्रॉप है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या सीखा हमने, T डेल्टा है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल सरफेस एरिया आपको पता है, इनिशियल सरफेस एरिया आपको पता है, 4 पाई R2 का स्क्वायर और 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई T R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, खत्म। अगर इस ड्रॉप की जगह पर वो बबल बोलता, इसी का पार्ट 2 है, फॉर बबल। ठीक है, अगर बबल होता या शॉप बबल होता, जो भी अगर बबल होता तो उसमें जो रेडियस R1 से R2 कन्वर्ट करना होता, तो वहां पे जो सरफेस होती है वो बच्चों 2 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है, 2। तो उस वाले केस में हम लिखते तो मानते ये छोटा वाला के 2 सरफेस थी R1, R2, यहाँ पे 2 सरफेस बनती है शॉक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जब हम इसके लिए वर्क डन लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, देखो 2 सरफेस बनती तो कितने बार लिखना पड़ता मुझे, 2 टाइम इंटू डेल्टा है, 2 लिखना पड़ता, और डेल्टा है तो वही आता 4 पाई R2 का स्क्वायर और 4 पाई R1 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ये एक सिंपल होता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट इसमें बनता है कि एक लार्ज ड्रॉप को एन स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करने में कितना वर्क करना पड़ता है, वो वाला लॉजिक भी देख लेते हैं हम लोग। इसे भी हटा देते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क डन टू कन्वर्ट a large drop into n equal drops। स्मॉल ड्रॉप्स है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया हूं, n स्मॉल ड्रॉप्स। तो हमारे पास मानते हैं एक लार्ज ड्रॉप है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, इससे हमने क्या किया, n ड्रॉप्स बनाए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो n ड्रॉप्स बनाएंगे इन सबका रेडियस सेम है। सभी का रेडियस कितना है, r है, r रेडियस सभी का रेडियस सेम है, r आइडेंटिकल है। तो हमसे पूछा गया वर्क डन, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी रेडियस हमें पता है, इसकी रेडियस हमें कैलकुलेट करना होगा। वो कहां से कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन से, फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, तो V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल होना चाहिए। इनिशियल में इस एक का वॉल्यूम पता है 4/3 पाई r क्यूब। n का देखो एक का वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब, उसको किससे मल्टीप्लाई किया n से, तो n का मिल गया। तो यहां पे से r क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, ये रिलेशन मिल गया, या स्मॉल 1/3 इंटू स्मॉल r, ये रिलेशन मिल गया।
अब हमें वर्क डन तो आता है, वर्क डन क्या होता है, टी डेल्टा है। तो क्या लिखेंगे, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिखेंगे। इसको रफ कर रहा हूं बच्चों में, ठीक, जगह थोड़ी कम है हमारे पास। ठीक है, देखना तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 पाई, इसका यानी कि n से चेंज होगा तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कि भाई एक का एरिया इतना है तो n का एरिया में कितना चेंज होगा, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इन सब का एरिया लिखना मुझे, माइनस फर्स्ट का एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे से 4 पाई तो n इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बस आता है। क्या मैं यहां से n की वैल्यू पुट कर सकता हूं, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। क्लियर, देखो यहाँ पे यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर, कट कर देते हैं इससे, तो यहाँ पे वर्ग बचेगा। अब मैं कॉमन ले रहा हूं यहां से 4 पाई टी इंटू आर क्यूब। अगर मैं आर क्यूब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस का 1 बाई कैपिटल। ये वर्क डन आ गया हमारे पास। क्लियर, और अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये वर्क डन क्या है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, छोटा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, और ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि वर्क डन किसने किया है, सरफेस टेंशन ने किया है। और अगर वर्क डन सरफेस टेंशन ने किया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, खत्म ही होगी, यानी कि कम ही होगी। और उसकी एनर्जी जो कम होती है वो हमें दिखाई देती है कि जब हम एक लार्ज ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करते हैं तो इन स्मॉल ड्रॉप का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका टेम्परेचर कम हो जाता है। आती है समझ, तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम किसी फाउंटेन के सामने जाके खड़े होते हैं तो वहां पर से जो ड्रॉप्स हमारे ऊपर गिर रही होती है तो हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, तो आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इनके टेम्परेचर में कितना डिक्रीमेंट आएगा, तो कर सकते हैं कि भाई मान लेते हैं टेम्परेचर में कितना डिक्रीमेंट आएगा। हमें पता है कि उसके टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट होगा वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अगर उसे इतनी एनर्जी मिले तो एम एस डेल्टा टी होगा। टी की जगह पर मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि टी यहाँ पर भी ऑलरेडी है। तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी उसे कहां से मिल रही है, वर्क डन से मिल रही है। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाए, यानी कि ये मैं एम एस डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाए, इस वर्क डन के बराबर हो जाए। भाई सरफेस टेंशन जो काम किया उससे जो एनर्जी निकली वो एनर्जी अगर इसके बराबर हो जाएगी तो जितने टेम्परेचर में चेंज आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 4 पाई टी आर क्यूब। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई टी आर क्यूब बाई एम एस, 1 बाई आर कैपिटल आर, जितने टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होगा। चेंज इन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा उसके में। इसी तरीके से इसमें एक उल्टा क्वेश्चन भी आता है बच्चों। उल्टा ऐसा आता है कि आपको एन ड्रॉप दे दिया जाएगा और उससे एक लार्ज ड्रॉप बनाई जाएगी। तो कॉन्सेप्ट यही होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कैपिटल आर माइनस 1 माइनस स्मॉल आर, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, बस ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, यानी कि वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उस वाले केस में ऑब्वियसली बात है कि भाई जब आप एक लार्ज ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जब एक स्मॉल ड्रॉप को एक लार्ज ड्रॉप में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ऑब्वियसली बात है। तो वो मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को कर लोगे आप लोग, सेम प्रोसीजर है, ये करिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और बबल। इसे हटाता हूं। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास
प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, कि भाई ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होगा। जैसे कि मानते हैं हमारे पास एक ड्रॉप है, देखो क्या अरेंजमेंट है, मानते एक ड्रॉप है हमारे पास, कुछ इस तरीके से ड्रॉप है। इस ड्रॉप का रेडियस आर है, क्लियर। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू पी नॉट है। तो अब आप सोचो, अगर इस ड्रॉप के अंदर और बाहर का प्रेशर अगर सेम होता तो ये सरफेस कभी भी ऐसी कर्व शेप में नहीं आती। क्योंकि आप सोचो, अगर बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम है तो इधर से जितना फोर्स लगता उतना ही फोर्स इधर से लगता, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते, बैलेंस कर लेते, और ये सरफेस कैसी हो जाती, फ्लैट हो जाती। लेकिन ये सरफेस फ्लैट नहीं है, कैसी कर्व्ड है। इसका मतलब क्या है कि अंदर से लगने वाला फोर्स ज्यादा है और बाहर से लगने वाला फोर्स कम है, तभी तो अंदर का फोर्स ज्यादा हुआ तो उसने उसको कैसा बना दिया, कर्व्ड बना दिया। तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि इस प्रेशर के, यानी कि इस बबल के अंदर, सॉरी इस ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर वो ज्यादा है, वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितना ज्यादा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, इस ड्रॉप को ब्रेक कर दिया ऐसे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसी सरफेस बनेगी, क्लियर। तो बाहर से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी होगी, हाँ। तो जो फोर्स लगेगा ना बेटा, इस क्रॉस सेक्शन सरफेस पे लगेगा। लगने में तो पूरे सरफेस पे लग रहा होगा, प्रेशर की वजह से हम जानते हैं जो फोर्स लगता है वो यहाँ पे सब तरफ, देखो यहाँ पे भी लग रहा होगा, यहाँ पे भी लग रहा होगा। लेकिन जब आप इसके कंपोनेंट्स लोगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ वाला, तो ये वाला कंपोनेंट्स वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा और सारा कौन सा वाला मिलेगा आपको, फ्रंट वाला। जब आप उसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके इस क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर ही मिलेगा, क्लियर है। फिर बाहर से इतना फोर्स लग रहा होगा, उसी तरीके से अंदर के प्रेशर की वजह से भी इस पर फोर्स लग रहा होगा, कितना, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है ये लिक्विड की सरफेस हो, तो इस सरफेस यानी कि इनकी जो फ्री सरफेस है, कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कितना होगा, मानते हैं मैं यहाँ पे बनाता हूं P इंटू 2 पाई आर। भाई सरफेस टेंशन को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, लेंथ से। अरे टोटल सरकमफ्रेंस वाली लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ब्रस्ट नहीं हो रहा है, फूट नहीं रहा है बबल, तो सारे फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होना चाहिए, सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। ये होगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, टी अपॉन, सॉरी ये बचेगा 2t बाई आर। यानी कि आप सोचो अंदर की तरफ जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से 2t बाई आर ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाई आर। तो ये जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर, यानी कि उस ड्रॉप के अंदर बाहर वाले प्रेशर के कंपेरिजन में कितना ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर होता है 2t बाई आर। क्या ये बात समझ में आती है सभी को। तो ये बबल, सॉरी ड्रॉप के अंदर प्रेशर होता है पी नॉट प्लस 2t बाई आर, और आर क्या होती है उसकी रेडियस। उसी तरीके से हम लोग बबल के लिए भी बात कर लेते हैं। किसके लिए बात कर लेते हैं, बबल के लिए। इसे हटा देता हूं, चलो बच्चों में बबल के लिए। ये किसके लिए था, ड्रॉप के लिए। तो ड्रॉप के लिए 2t बाई आर आता है। अब हम बात करेंगे बबल के लिए। तो देखिए नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड बबल, ठीक है। बबल के अंदर कितना प्रेशर होगा, तो बबल के लिए जब हम बात करेंगे तो वहां पे कितनी सरफेस बन जाती है, 2 सरफेस बन जाती है। तो देखो
वापस से इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। या जो भी आप बाहर का प्रेशर लेना चाहो वो सराउंडिंग का प्रेशर है, कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी आपको गिवन होगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे एटमॉस्फेयर कोई गैस होगी तो फिर वो वाला प्रेशर आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तो वापस इसको मैं ब्रेक करता हूं, तो यहाँ पे कितनी सरफेस बनेगी, 2। तो एक तो इस तरफ से लगेगा वही वाला फोर्स जो हमने यहाँ पे लगाया था, एक इस पे लगेगा अंदर से, इस अंदर वाले प्रेशर की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे कितनी सरफेस बनेगी, 2 सरफेस बनेगी बबल के लिए, ठीक है। तो एक फोर्स किस पे लग रहा होगा, ऊपर वाले पे लग रहा होगा, कितना 2 पाई आर, और एक इस अंदर वाले पे भी लग रहा होगा। ध्यान समझना, एक पूरे पे जो लग रहा था वो ऐसे लग रहा होगा बच्चों, हर जगह पे ऐसे ऐसे लग रहा होगा वो हर जगह पे। और जब इन सबका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, 10 × 2 पाई आर के। उसी तरीके इसमें भी इस पूरे पे लग रहा होगा और इस अंदर वाले पे पूरे पे लग रहा होगा, उन सब पे जब रिजल्टेंट निकालेंगे 10 × 2 पाई आर और 10 × 2 पाई आर। अब अगर एक भी में तो सारे फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस 2 × t × 2 पाई आर, ये होगा। तो यहाँ पे से P = क्या आ जाएगा, P0 + 4t/r। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। और एक्सिस प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, 4t/r। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई। तो ध्यान रखना, ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर ज्यादा होता है वो होता है 4t/r, जब सॉरी बबल के अंदर जो प्रेशर होता है ज्यादा वो होता है 4t/r, जबकि ड्रॉप के अंदर कितना होता है 2t/r। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। इसके अलावा एक और आता है एयर कैविटी, यानी कि बबल, एयर कैविटी बोलते हैं, यानी कि पानी के अंदर एक एयर की जो बबल्स बनती है, आपने कभी देखा होगा जब हम पानी वगैरह गर्म कर रहे हो तो उसके अंदर एयर की बबल्स बाहर आती है इसे, तो वहां पे जो एयर की बबल्स बनती है, एयर बबल्स बनती है पानी के अंदर से, जो एयर की बबल्स बाहर आती है वो ड्रॉप की तरह काम करती है। उसके लिए जो सरफेस होती है वो एक ही सरफेस होती है, वो 2 सरफेस नहीं होती। तो जब भी एयर कैविटी की बात करें तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एयर कैविटी की। उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो 2t/r यूज में लेना आपको एयर कैविटी के लिए। बबल्स की बोले तो 4t/r लेना है, सिंगल ड्रॉप बोले तो 2t/r लेना है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इसी के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना।